आज की इस वीडियो में हम चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से चैप्टर 11 है फेडरल बोर्ड में, जबकि चैप्टर 12 है फेडरल बोर्ड्स में। और ज़रूरी नहीं होता कि जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वही आपके पेपर के अंदर आएँ। जो फेडरल बोर्ड के हैं बच्चे हैं उनके पेपर के अंदर पॉसिबिलिटी है कि इन शॉर्ट क्वेश्चंस में से आ जाए, या फिर जो पंजाब बोर्ड की बुक है उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन गिवन हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाएं। तो बेहतर ये है कि जो पंजाब बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं वो पंजाब बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस भी करें और फेडरल के भी करें, और जो फेडरल के स्टूडेंट्स हैं वो फेडरल के तो करेंगे ही, साथ में वो पंजाब बोर्ड के भी करेंगे। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनके जो शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इस वीडियो के अंदर हम पहले फेडरल बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं उनको स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर हम पंजाब बोर्ड के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनकी स्टडी करेंगे, और जो कुछ कॉमन भी हैं तो वो जो कॉमन शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उनको हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, एक दफ़ा हो जाएंगे। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। एक रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, और अगर एक रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है तो जो भी चीज़ अगर कांस्टेंट होती है इसका मतलब ये है कि उसमें जो चेंज होता है वो ज़ीरो होता है। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है। इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है पोटेंशियल से। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ जो ताल्लुक़ होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो है तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। तो एक आंसर हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे ज़ीरो होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है। अब हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल देंगे, और एग्ज़ाम्पल क्या हो सकती है? एग्ज़ाम्पल ये हो सकती है कि अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं सफेरिकल और उसके ऊपर चार्ज रखते हैं, चार्ज यूनिफॉर्म होगा, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डिस्पर्स कर दी। इसके चूँकि कंडक्टर है तो इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। हम गॉसियन सरफेस लेके इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। और अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो इसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और उसकी जो वैल्यू होती है जो पोटेंशियल की वो वही होती है जो बाहर है, जो सरफेस के इस पॉइंट पे होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। लेकिन जैसे जैसे इसके नज़दीक जाते जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और यहाँ पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा थ्रू आउट द रीजन। और वो जो वैल्यू होगी वो आप एमसीक्यू के तौर पे देख सकते हैं कि वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर। कैपिटल आर इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, इसके बराबर होगी। तो अगर पेपर में आए तो आप कौन ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को देखेंगे और लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। If the potential is constant through the given region then the electric field in this region will be zero। एक बात अभी हमने प्रूव किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन विल बी ज़ीरो होगा, और इसको उसी तरीके से ड्राइव करेंगे जैसे अभी हमने देखा। फिर एग्जांपल देंगे, और एग्जांपल ये है कि चार्ज कंडक्टर इज़ द एग्जांपल इन विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट इनसाइड। आप कह सकते हैं कि इनसाइड देयर द इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन ज़ीरो, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहता है। तो ये इसकी एग्जांपल होगी और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ अ चार्ज q ऑफ मास m इज़ रिलीज्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड with field lines pointing in same direction will it make rectilinear motion। तो पहले आप देखें रेक्टिलिनियर मोशन किसे कहते हैं। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन कब बनाएगा? अब हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करता है। फ़र्ज़ करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह पे इस डायरेक्शन में है, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करेगा क्योंकि उसको फोर्स लगेगी, और वो फोर्स की वैल्यू F इज़ इक्वल टू क्यू ई के बराबर होती है।
तो इसको इतनी फोर्स लगेगी, वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसने कहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है, लेकिन उसने कहा कि फील्ड लाइंस पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन। फील्ड लाइंस सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म एक ऐसा है जो कि किसी एक प्लेट की वजह से हो सकता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी और ये रेक्टिलिनियर मूव करेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? इफ़ अ चार्ज ऑफ मास m is released in non-uniform electric field, an electric force will be experienced by the child due to the electric field. The positive point charge will follow the electric field lines when placed in electric field. तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही फॉलो करता है। हेंस द पॉइंट चार्ज ऑफ मास m will make rectilinear motion because electric field lines directed towards same direction. सेम डायरेक्शन में है। अगर वो ये सेम डायरेक्शन ना कहता तो फिर हमें दोनों केस देखने पड़े। दोनों केस कौन कौन से, जो अभी मैंने बात की कि एक तो फील्ड जो हो सकता है स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है। जैसे ये कर्व्ड है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है और ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। तो दोनों नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन हमें सिर्फ ये वाला केस डिस्कस करना है। अगर वो ये बात ना कहता कि फील्ड लाइंस पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन, तो फिर हम इन दोनों केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज एंड एनर्जी? मोर प्रिसाइजली, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? तो पहले तो आपने ये बताना है कि इनका रिलेशनशिप क्या है वोल्टेज और एनर्जी का, और प्रिसाइजली ये बात बताएंगे व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पहले देखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव फील्ड लाइंस हैं, पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज प्लेस किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके आऊँ तो ये खुद नहीं आएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगेगी, ये तो अभी इस डायरेक्शन में जाएगा, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अभी हमने बात की, इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, पॉजिटिव की डायरेक्शन में। तो अगर ये पॉजिटिव की डायरेक्शन में नहीं आएगा तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क हम करते हैं एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए, वो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। वही जो वर्क होता है, जो वर्क हमने किया होता है, वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है एज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो वर्क करेंगे, फ़र्ज़ करें ए से बी की तरफ लेके गए हैं, तो ए से बी की तरफ जो वर्क करेंगे लेके जाने के लिए, वो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। दूसरी बात यह है कि उसने कहा पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यह है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज के ऊपर जितना वर्क किया जाता है वो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो ये दोनों बातों को हमने, जो वर्क होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है और जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इनके यूनिट्स भी डिफरेंट होंगे। पोटेंशियल एनर्जी का जो यूनिट होगा वो जॉल होगा, जबकि इसका यूनिट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका जॉल पर कूलम होगा, और जॉल पर कूलम बराबर होता है 1 वोल्ट के। तो इसको क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, देखें। इफ वी मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देखें ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे तो अभी हमें वर्क करना पड़ेगा। वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, that work stores in a positive charge as its electric potential energy.
चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये तो पहले तक बात होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। अब सेकंड की तरफ जा रहे हैं कि चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहलाता है। इसी तरह इनके यूनिट्स भी डिफरेंट होंगे। द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आर जूल्स, एंड एक के जूल्स हैं और दूसरे के वोल्ट्स रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज इज मेजर्ड बिटवीन द टू पॉइंट्स, वाई। हमेशा वोल्टेज दो पॉइंट्स के दरमियान में ही क्यों मेजर किया जाता है? अभी हमने बात की कि जो वोल्टेज हैं या पोटेंशियल डिफरेंस है वो असल में वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। तो वर्क का मतलब क्या है? तो वर्क हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे एक पॉजिटिव चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तब हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो वर्क डन है, वर्क डन करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना ज़रूरी है। अगर हम एक ही पॉइंट पे रहें तो डिस्टेंस ज़ीरो होगा, और डिस्टेंस ज़ीरो होने की वजह से वर्क डन भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इस वजह से हमें दो पॉइंट्स ज़रूरी होंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे? Voltage are linked with the potential with difference in electric potential energy of a unit positive charge in electric field. If we move a unit positive charge from point A to B opposite to the electric field, we have to do work against the electric field. That work stores in positive charge as its इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी हद तक पहले ही बात हमने जो अभी की थी उसी को हमने एक्सप्लेन किया है, और इसी को उसके जो पोटेंशियल एनर्जी हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसके यूनिट्स को डिफ्रेंशिएट किया है। तो असल बात यहाँ पे वर्क डन है, चूँकि वर्क डन हम कर रहे हैं इस वजह से दो पॉइंट ज़रूरी होंगे। तो या फिर हम पोटेंशियल एनर्जी की भी बात कर सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी दो पॉइंट्स की ज़रूरत होती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर यूनिट volts and the electron volt related, how do they differ? ये एक दूसरे के साथ रिलेट कैसे करते हैं, ये डिफरेंट कैसे हैं? अगर एक इलेक्ट्रॉन चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं, फर्ज करें इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक रीजन है, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं एक चार्ज जिसके ऊपर 1e है, इस चार्ज को मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाता हूँ, तो फिर मैं इसके ऊपर वर्क करूँगा, और जो मैंने वर्क किया है, जो इसके पास एनर्जी आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी? जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा, वो अभी हमने फार्मूला देखा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, डेल्टा वी का, वो देखा था कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वर्क होता है, तो वो ही पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो यहाँ से चार्ज को मल्टीप्लाई कर दें पोटेंशियल डिफरेंस से, तो अगर चार्ज 1e है और वोल्टेज 1 वोल्ट थे दो पॉइंट्स के दरमियान में, एक इस पॉइंट के दरमियान में और इस पॉइंट के दरमियान में, तो इसके जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो बराबर आएगा 1eV के। EV मीन्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट्स हैं एनर्जी के, और जब इतनी एनर्जी का फ़र्क आए तो इसका मतलब ये है कि उन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो 1 वोल्ट था। तो इसी तरह वोल्ट्स और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आपस में रिलेट हो सकते हैं। डिफरेंस इस वजह से है कि एक एनर्जी के यूनिट्स हैं और एक, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हैं वो एनर्जी के हैं, लेकिन जस्ट वोल्ट के हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हैं। चलें देखते हैं इसका आंसर। If we move a unit positive charge of 1e opposite the electric field from point A to point B and have to do work 1 electron volt, then electric potential difference between the two points will be, जैसे हमने पहले बात की वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो वर्क डन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है
और नीचे चार्ज भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस उसके दरमियान में 1 वोल्ट होगा। तो ये इनके दरमियान में रिलेशन हो सकता है, एक तरह का रिलेशन हो सकता है कि अगर हम 1 वोल्ट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज को मूव करते हैं तो उसके पास जो एनर्जी आती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आती है। लेकिन वो डिफरेंट हैं। अब डिफरेंट कैसे हैं? द बोथ यूनिट्स आर डिफरेंट बिकॉज द यूनिट्स आर volts are the units of electric potential difference while the electron volt is the unit of energy। और इसको कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है? माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो चूँकि वो एनर्जी बहुत कम होती है इस वजह से उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। In what region of the space is the potential due to uniformly charged sphere? आपने रीजन बताने हैं। What region of the space is the electric potential due to uniformly charged sphere the same as that of the point charge? वो कौन से रीजन है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का वो सेम है जैसा कि एक पॉइंट चार्ज के तौर पे। सिंपली आप ये बात ऐसे कह सकते हैं कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है और उसके ऊपर चार्ज रखा गया है। अब ये पॉइंट चार्ज के तौर पे कब बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज के तौर पे कब बिहेव करेगा? किस रीजन के अंदर ये पॉइंट चार्ज के तौर पे बिहेव करेगा? मैं दोबारा स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। इन व्हाट रीजन ऑफ स्पेस इज द पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर द सेम एज दैट ऑफ द पॉइंट चार्ज? इन व्हाट रीजन डज इट डिफर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज? कौन से रीजन में ये डिफर कर जाएगा पॉइंट चार्ज के तौर पे? अब देखते हैं कि इसका पोटेंशियल जो एक स्फीयर का पोटेंशियल इस पॉइंट पे किसके बराबर होगा। यहाँ पे अगर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो कई तरीके हो सकते हैं कि पहले मैं एक गाशियन सरफेस लूँ, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से फिर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करूँ, या फिर आप ये देखें कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ये कोई पॉइंट पी पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैंने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए v इज इक्वल टू 1/4πε0 q डिवाइड बाई r होता है। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू दैट पॉइंट। तो ये इसका पोटेंशियल है। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे रेडियस लेके जा जो स्मॉल आर है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पोटेंशियल जो है वो कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे इसके नज़दीक जाते जाएंगे तो पोटेंशियल जो है वो बढ़ता जाएगा। ये सेम वैसा ही रिलेशन है जैसा एक पॉइंट चार्ज का होता है। अब ये रिलेशन जो है वो सिर्फ ये बात बता रहा है कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर चार्ज कंसंट्रेटेड है। ये एक पॉइंट चार्ज का, अगर मैं एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कैलकुलेट करूँ तो वो भी इसी के बराबर होता है, Q ओवर R के बराबर। ये कांस्टेंट है 1/4πε0, वो तो ऐसे ही रहेगा। तो ये पॉइंट चार्ज के तौर पे बिहेव कर रहा है आउटसाइड द स्फीयर। लेकिन अगर मैं इनसाइड द स्फीयर की बात करूँ तो इनसाइड जो पोटेंशियल होगा वो v बराबर होगा 1/4πε0 q डिवाइड बाई कैपिटल R। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर और ये कांस्टेंट नंबर है। और अगर ये कांस्टेंट है तो थ्रू आउट इनसाइड द स्फीयर the potential remains constant and electric field remains zero अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और या फिर ये कंडक्टर है। तो जो क्वेश्चन ये था किस रीजन के अंदर ये पॉइंट चार्ज के तौर पे बिहेव करेगा और किस रीजन के अंदर ये पॉइंट चार्ज के तौर पे बिहेव नहीं करेगा। तो जो स्फीयर है उससे बाहर अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करूँ तो वो जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के तौर पे होता है, उसके जैसा ही है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन इनसाइड जो है वो पॉइंट चार्ज के तौर पे नहीं है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड a uniformly charged sphere at the distance small r to the point P from the center of the sphere will be this: V is equal to 1/4πε0 capital Q divided by small r।
which is the same as that of the point charge. Seemingly charge is concentrated at the center of the sphere. The इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ द स्फीयर विल बी, सरफेस के ऊपर अगर मैं इसी रिलेशन से देखूं तो सरफेस के ऊपर इसके बराबर आएगा, क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, सरफेस के ऊपर स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा. Where small r is the radius of the sphere, capital R. The electric potential inside the sphere will be same as that of the potential at the surface, and the electric potential will be the constant throughout the region. Because अब इसके inside की बात हो रही है कि उसके जो inside होगा, क्योंकि surface पे ये है तो फिर उसके inside यही रहेगा, change नहीं होगा, ये constant रहेगा. Here the potential is not same as that of the point charge. अब ये point charge के तौर पे नहीं है, क्योंकि it is not changing with respect to the distance. ये distance के एतबार से change नहीं हो रहा. तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ. Can a potential of a non-uniformly charged sphere, एक non-uniformly charged sphere है, be the same as that of the point charge. एक पॉइंट चार्ज के तौर पे सेम होगा अगर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है. देखें, अगर एक स्फीयर है जो कि नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये स्फीयर है और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है. नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब है तमाम तरफ चार्ज एक जैसा नहीं है. तो इस तरफ चार्ज लेफ़्ट साइड पे चलें, फ़र्ज़ करें ज़्यादा है और राइट साइड पे चार्ज कम है, तो ये नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हो गया. क्या ये पॉइंट चार्ज के तौर पे बिहेव करेगा? जो पॉइंट चार्ज होता है उसकी खासियत क्या होती है? जो पॉइंट चार्ज है उसकी खासियत ये होती है कि उसके गिर्द एक रीजन होता है जिसके ऊपर मौजूद तमाम पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहती है, और उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कहते हैं. इस वाले को जो ये सरफेस बनाएगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगी. क्या यही बात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा? तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुमकिन इसलिए नहीं है कि चार्ज यूनिफॉर्म नहीं है. तो जब चार्ज यूनिफॉर्म नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले रीजन में ज़्यादा होगा और इस वाले रीजन में कम होगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं बन पाएगी यूनिफॉर्म जैसे कि पॉइंट चार्ज की बनती है, सेम वैसी नहीं बन पाएगी. तो इस वजह से ये उसके जैसा पॉइंट चार्ज के तौर पे बिहेव नहीं कर सकता. लेकिन हाँ, अलबत्ता अगर मैं इस वाले स्फीयर से बहुत दूर चला जाऊँ, कहीं इन्फिनिटी पे चला जाऊँ, तो इन्फिनिटी का मतलब ये है कि बहुत दूर है और शेप तकरीबन एक जैसी हो जाएगी. अगर इसकी बात की जाए तो ये पॉइंट चार्ज के गिर्द एक सफ़ेयर बनेगा तो इसके गिर्द भी एक सफ़ेयर बन जाएगा, या चेंज जो होगा वो बहुत स्मॉल होगा. तो इन्फिनिट पे ऊपर जाके ये इसके जैसा बिहेव करेगा. तो अब आंसर कैसे लिखेंगे? There are symmetric and concentric equipotential surfaces around a point charge. ये बात कर रहे हैं पॉइंट चार्ज की. तो पॉइंट चार्ज के गिर्द क्या होता है? एक सिमेट्रिक होती है और कंसंट्रिक का मतलब ये होता है कि ऐसी रिंग्स या ऐसे स्फीयर्स जिनका सेंटर कॉमन होता है, वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं. एक पॉइंट चार्ज के गिर्द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं जो कंसंट्रिक भी होंगी और सिमेट्रिक भी होंगी, एट विच द पोटेंशियल रिमेन्स सेम. But due to the non-uniform charge distribution, the equipotential surface will not symmetric. वो symmetric नहीं होगी, एक जैसी नहीं होगी. Hence it will not behave as the point charge. ये point charge के तौर पे behave नहीं करेगा. But at very large distance, at infinity, the equipotential surfaces will be symmetric. क्योंकि चेंज बहुत स्मॉल हो जाता है इन्फिनिट पे जाके, तो हम कह सकते हैं कि वो सिमेट्रिक है. एट इन्फिनिटी इट कैन बिहेव एज द पॉइंट चार्ज. जो हम बात कर रहे हैं एक सफ़ेयर की जो कि नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज सफ़ेयर है, तो वो एक पॉइंट चार्ज के तौर पे बिहेव कर सकता है एट इन्फिनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल लाइन एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्विपोटेंशियल लाइन किसे कहते हैं और इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं? इक्विपोटेंशियल का मतलब है पोटेंशियल का इक्वल होना, पोटेंशियल का इक्वल होना.
और अगर पोटेंशियल इक्वल है, वो लाइन के ऊपर इक्वल है तो वो इक्विपोटेंशियल लाइन है, और अगर वो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल इक्वल है तो वो फर्ज करें एक ऐसी लाइन है, इस लाइन के ऊपर मौजूद तमाम पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो सेम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो वो उसे इक्विपोटेंशियल लाइन कहेंगे। और अगर एक सरफेस है और उस सरफेस के ऊपर मौजूद तमाम पॉइंट्स के ऊपर, जैसे सरफेस कहने का मतलब ये है कि जैसे एक फुटबॉल है तो फुटबॉल के मौजूद तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है या किसी भी पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो इसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। पहले बात करते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन की। इफ in two dimensions a circular line around a point charge at which the potential remains same throughout the line is called equipotential line। यहाँ पे सर्कुलर की सिर्फ बात लिखी है, अगर स्ट्रेट लाइन भी किसी तरीके से किसी पोटेंशियल की है जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है तो वो भी इक्विपोटेंशियल लाइन ही कहलाएगी। सर्कुलर तो कहलाएगी पॉइंट चार्ज के गिर्द, एक पॉइंट चार्ज के गिर्द सर्कुलर लाइन है, ये लाइन है तो ये इक्विपोटेंशियल लाइन कहलाएगी। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी पोटेंशियल सेम रहता है तो वो भी इक्विपोटेंशियल लाइन कहलाएगी। बात करते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इन थ्री डायमेंशन, ये अब थ्री डायमेंशन में है। स्फेरिकल, जैसा कि एक फुटबॉल होता है, सरफेस अराउंड अ पॉइंट चार्ज एट विच द पोटेंशियल रिमेन सेम थ्रू आउट द सरफेस इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल लाइन। तो ये सिंपल सी इनकी डेफिनेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कैन डिफरेंट इक्विपोटेंशियल लाइंस क्रॉस ईच अदर। इक्विपोटेंशियल लाइंस डिफरेंट जो हैं क्या वो एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं। जब इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं तो वो एक पॉइंट चार्ज की एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। Equipotential lines never cross each other. If they cross, then the electric field will have more than one direction. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो जाएगी एट सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पेसिफिक मतलब सिर्फ एक ख़ास डायरेक्शन, एक के अलावा कोई और डायरेक्शन नहीं एक पॉइंट के ऊपर, द डायरेक्शन एट द सिंगल पॉइंट। अ वेक्टर हैविंग टू डायरेक्शंस, चूँकि जब वो कोई चीज़ एक दूसरे को कट करती है तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस आ जाती हैं, तो दो डायरेक्शंस होना जो है वो फिज़िकली इम्पॉसिबल है, फिजिकली इम्पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। वाटर हैज़ अ लार्ज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बट इट इज़ रेयरली यूज्ड इन कैपेसिटर्स। इसकी जो कैपेसिटर जो वाटर है, वाटर डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी हम इसको यूज़ नहीं करते कैपेसिटर्स के अंदर। डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के अंदर यूज़ किया क्यों जाता है। देखें, एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर के एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट है, एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट है। अगर मैं इसके दरमियान में कोई एक डाइलेक्ट्रिक रखता हूँ तो ये क्या करेगा, ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज मतलब डाइपोल्स बन जाएंगे। पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव है ये इस अब नेगेटिव को अपनी तरफ लेके आएगा और ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज इसका इस तरफ आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन। ये वो पोलराइजेशन नहीं है जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर लाइट की पोलराइजेशन पढ़ी, ये डाइपोल बन रहे हैं। तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्ज है और इसकी वजह से एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में। और अगर हम डाइलेक्ट्रिक के अंदर देखें तो उसके अंदर भी एक पॉजिटिव लेयर बन गई है, एक नेगेटिव लेयर, तो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि जो अपना कैपेसिटर का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाए जो पोटेंशियल है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, और अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाए, चार्ज कांस्टेंट रहे
अगर चार्ज कांस्टेंट रखा जाए तो फिर कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। तो कैपेसिटेंस इसकी इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन यह है कि वाटर हैज़ अ लार्ज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज़्यादा है लेकिन फिर भी कम यूज़ किया जाता है। इसकी वजह यह है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं चूँकि लिक्विड है तो वो मूव करते रहते हैं, तो मूव करने से हमें परमानेंट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर बना है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये परमानेंट हमें नहीं मिलेगा इनकी मूवमेंट की वजह से। इस वजह से जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज तो ज़रूर होती है लेकिन ये परमानेंट नहीं होता, इस वजह से हम इसको कम यूज़ करते हैं। When we insert a dielectric between the plates, then the dielectric gets polarized. Due to the electric field between the plates, the electric field of the polarized molecule cancels the electric field of plates. Hence the net electric field between the plates decreases. The electric field decrease होता है, इसकी वजह से पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाए इट इम्प्लाइज द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। अब आप सोच सकते हैं कि अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटेंस क्यों बढ़ रही है। सिंपल इक्वेशन होती है Q इज इक्वल टू सी वी। अगर ये Q कांस्टेंट हो जाए तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो वोल्टेज पोटेंशियल डिक्रीज हुए हैं तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज करेगी। वाटर हैज़ अ लार्ज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बट रेयरली यूज्ड in capacitors because being liquid molecules of the water remains constant in the motion. That's why an opposite electric field to plates cannot be set up between the plates. A capacitor is connected in series with a resistor and charged. अगर एक कैपेसिटर को, क्वेश्चन नंबर 11, कि अगर एक कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर दें सीरीज़ में रेजिस्टर के साथ और उसको चार्ज किया जाए, एक्सप्लेन वाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर डिक्रीजेस। रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज क्यों करता है विद टाइम ड्यूरिंग द चार्जिंग। देखें कि एक कैपेसिटर को अगर मैं एक रेजिस्टर के थ्रू बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा। शुरू में चूँकि ये जो कैपेसिटर है ये अनचार्ज है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं है, तो कन्वेंशनल चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डिपॉजिट होगा। तो पहले कोई चार्ज नहीं है तो पहला पॉजिटिव चार्ज बहुत आसानी से इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन जब दूसरा चार्ज इसकी तरफ जाएगा तो दूसरा चार्ज पहले वाले चार्ज पॉजिटिव चार्ज की रिपल्शन की वजह से कुछ स्लो डाउन हो जाएगा। और इसी तरह जब तीसरा चार्ज जाएगा वो तो पहले से उसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज मौजूद हैं तो तीसरा स्लो डाउन हो जाएगा। अब ये सारी बात का मतलब ये है कि पहले चार्ज तेज़ी से फ्लो होगा और उसके बाद चार्ज जो डिपॉजिट हो रहा है उसका रेट स्लो हो जाएगा। चार्ज का जो रेट होता है वो असल में करंट होता है। तो करंट शुरू में तो फास्ट होता है, तेज़ी से जा रहा होता है, इंक्रीज़ कर रहा होता है, लेकिन फिर करंट जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, चार्ज का रेट जो है वो स्लो हो जाता है, करंट डिक्रीज़ हो जाता है। तो अगर करंट आहिस्ता आहिस्ता इसमें डिक्रीज़ हो जाए, ये इनिशियल है, फिर करंट डिक्रीज़ हो जाएगा और जब करंट डिक्रीज़ हो जाए तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस अगर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करने हैं तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, रेजिस्टर के ऊपर ओम्स लॉ लगाएंगे V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से हमें पता है अगर करंट डिक्रीज़ हो रहा है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होंगे, इसके डिक्रीज़ होंगे। तो यही क्वेश्चन पूछा था। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टर एंड चार्ज, एक्सप्लेन वाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर डिक्रीजेज विद टाइम। तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, when we connect the battery of the voltage V to a discharged capacitor, initially the charge deposit on the plates of the capacitor with ease. Because of very small opposition, as time passes, an opposition rise from the deposited charge to the depositing charge. Hence, the flow of the charge decreases, the current decreases, and the potential drop across the resistor is V is equal to IR, and the current decreases, the potential drop across the resistor decreases with time.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, sketch the graph of potential difference against time, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग और चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का। आपने ग्राफ ड्रा करना है पोटेंशियल डिफरेंस का अगेंस्ट टाइम। पोटेंशियल डिफरेंस जो उसके क्रॉस डेवलप हो रहे हैं जब आपने एक कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ अगर आपने कनेक्ट किया है किसी रेजिस्टर के थ्रू कर दिया, तो ये बैटरी के वोल्टेज कैपिटल वी हैं, तो करंट इसमें से पास करता रहेगा और जब इसके क्रॉस भी पोटेंशियल कैपिटल वी हो जाए तो करंट स्टॉप हो जाता है, करंट ज़ीरो हो जाता है। तो शुरू में तेज़ी से जो चार्ज है वो डिपॉजिट होता है, तो वोल्टेज जो है इसके वोल्टेज पहले ज़ीरो हैं और फिर उसके बाद जो फाइनल वोल्टेज हैं वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर चले जाते हैं। इसका मतलब ये है ज़ीरो से वी की तरफ जा रहे हैं और वोल्टेज जो हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इसके जो बैटरी के वोल्टेज जो होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं चार्जिंग के दौरान। लेकिन अगर डिस्चार्जिंग हो रही है तो डिस्चार्जिंग के अंदर जो वोल्टेज होते हैं वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज़ कर रहे होते हैं, मैक्सिमम से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। तो अगर मैं चार्जिंग के दौरान इसका ग्राफ ड्रा करूँ तो चार्जिंग के दौरान ग्राफ ऐसा आएगा, इंक्रीज़ हो रहे हैं। इस तरफ एक्स एक्सिस के ऊपर आप टाइम ले लें और वाई एक्सिस के ऊपर वोल्टेज कंसिडर कर लें, तो ये चार्जिंग का ग्राफ होगा चार्जिंग के केस में पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिस्चार्जिंग के केस में पहले ही कैपेसिटर चार्ज है, जब चार्ज है तो पोटेंशियल उसके पास बैटरी के वोल्टेज V के बराबर है और उसके बाद फिर ये डिक्रीज़ होता है, चूँकि डिस्चार्जिंग हो रही है तो चार्ज डिक्रीज़ कर रहा है तो उसके दरम्यान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी डिक्रीज़ कर रहे हैं और ये टाइम के एतबार से डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, इस तरह पोटेंशियल है। तो ये आप ग्राफ ड्रा करेंगे, ये सेम वैसे ही है जैसे चार्ज के थे, चार्ज जैसे डिपॉजिट होता है बैटरी के ऊपर सेम वैसे ही पोटेंशियल के ग्राफ आएंगे। आप ये बात लिखेंगे कि व्हेन वी कनेक्ट द बैटरी ऑफ द वोल्टेज विद डिस्चार्ज कैपेसिटर इनिशियली द charge deposit on the plates will ease, and because of the very small opposition as the time passes on the opposition rise from the deposited charges to deposit charge, hence flow of the charge decreases। तो करंट डिक्रीज करता है। the graph of the potential difference across the plate of the capacitor will be the same as that of the charge against the time। तो आप ये दो ग्राफ यहाँ पे ड्रा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, compare the formula for capacitors in the series and the parallel with those for the resistor in series and parallel, explain why the pattern is different। तो सीरीज़ और पैरेलल के अंदर रेजिस्टर्स का और कैपेसिटर्स का आपने रिलेशंस देखने और ये बताना है कि ये क्यों डिफरेंट क्यों है, इसको जस्टिफाई करें या एक्सप्लेन करें। तो अगर हम कैपेसिटर्स की बात करें, कैपेसिटर्स की सीरीज़ की अगर बात की जाए तो सीरीज़ में आपको पता है कि सीरीज़ के अंदर करंट सेम रहता है, तो ये पोटेंशियल कोई वी बैटरी के अप्लाई कर दिए हैं तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल V1 ड्रॉप होंगे, यहाँ पे कोई पोटेंशियल V2 ड्रॉप होंगे। तो पोटेंशियल एक जैसे ड्रॉप नहीं होंगे, पोटेंशियल डिफरेंट ड्रॉप होंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंट ड्रॉप होंगे तो इसकी जो कैपेसिटेंस है, इसकी कैपेसिटेंस सीरीज़ के अंदर कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, नेट कैपेसिटेंस जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अगर एक जैसे कैपेसिटर अगर एक जैसे इसका पोटेंशियल ड्रॉप होते तो एक जैसा चार्ज इसका डिपॉजिट होता है। तो चूँकि पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज़ हो रहे हैं तो पोटेंशियल जितने कम होंगे तो फिर चार्ज भी कम इसके ऊपर स्टोर हो सका है। तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं रिलेशन से कि इसका जो रिलेशन है वो V1 प्लस V2 जितने वोल्टेज ड्रॉप हैं कैपेसिटर्स के वो बराबर होंगे जितने आपने बैटरी के अक्रॉस अप्लाई किए हैं। तो Q इज़ इक्वल टू CV जो इक्वेशन है वहाँ से वोल्टेज की वैल्यू अगर आप पुट करें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो इक्वलेंट कैपेसिटेंस है इसकी 1/C विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो कैपेसिटेंस जो है वो कम हो गई है। इसी तरह अगर आप पैरेलल के अंदर देखें
तो पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम रहते हैं लेकिन चार्ज डिफरेंट डिपॉजिट होते हैं डिफरेंट कैपेसिटेंसेस के ऊपर, तो वहाँ पे जो नेट कैपेसिटेंस है या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो पहले से बढ़ जाती है और उसको सिंपली C1 + C2 से ऐड करते हैं। तो रेजिस्टर्स के अंदर जो है वो उलट होता है इससे। देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो कैपेसिटर्स के केस में देखें तो कैपेसिटर्स के अंदर जो रिलेशन है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 C2। इसकी रीज़न क्या है, इन सीरीज the net capacitance of the capacitance decreases because of the potential drop in the series, hence the ability of the capacitors to store the charge decreases। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होते हैं वो कम हो जाते हैं या कम ड्रॉप होते हैं इस वजह से। तो पैरेलल के अंदर एक जैसे जो पोटेंशियल ड्रॉप जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, वो बैटरी के बराबर ही पोटेंशियल ड्रॉप होते हैं, तो वहाँ पे जो चार्ज है वो ज़्यादा स्टोर होगा, मतलब उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है। तो जो बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये मैं फिज़िकली सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ, फिज़िकली ये बात बता रहा हूँ। अब मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे मैंने ऊपर बताया। इन पैरेलल कम्बिनेशन जब शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आएगा तो आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इसी तरीके से लिखें जैसे मैंने आपको बताया है। इन पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द नेट capacitance of the capacitor increases because of the potential remains same for the both of the capacitors। रेजिस्टर के केस में उलट हो जाएगा, उसमें जो सीरीज़ है सीरीज़ में देखें कि जो R1 + R2 हो जाएगा, वहाँ पे 1/C इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 इसके बराबर था। तो इसी तरह जो पैरेलल के अंदर होगा वो 1/R के फॉर्म में होगा। पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाती है जबकि सीरीज़ के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। Question number 14. Explain why the capacitors are of little use of the storage of energy for the normal domestic purpose of the lighting, heating and so on। तो इसको इतना ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं किया जाता कैपेसिटर्स को, इनको बहुत कम यूज़ किया जाता है। उसकी वजह क्या है कि अगर देखें कि एक कैपेसिटर को अगर मैं अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ लगा दूं, अल्टरनेटिंग सोर्स का मतलब ये होता है कि इसका एक एंड अभी एक पॉइंट जो है एक टर्मिनल पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होगा। अगले ही लम्हे इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इससे चार्ज इस तरफ शिफ्ट होगा। तो चार्ज देखें फिर अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो चार्ज फिर से इसके ऊपर डिपॉजिट होने की कोशिश करेगा। तो चार्ज जो है वो लगातार ओसिलेट करता रहेगा, तो ये कभी भी फुली चार्ज नहीं होगा अल्टरनेटिंग के केस में, लेकिन कुछ देर के लिए चार्ज को ज़रूर स्टोर करेगा और वक्त आने के ऊपर उस चार्ज को दोबारा डिलीवर कर देगा। हम ज़्यादातर कैपेसिटर को यूज़ करते हैं सिर्फ कम टाइम के लिए, जब हमने एनर्जी को स्टोर करना है तब, या फिर अगर हमने कहीं पे डीसी वोल्टेज दिए हैं, डायरेक्ट करंट दिया है, तो तब ये फुली चार्ज होगा। इस केस के अंदर ये फुली चार्ज होगा। इस केस के अंदर जब मैंने अल्टरनेटिंग सोर्स अप्लाई किया है तो ये फुली चार्ज नहीं हुआ, कुछ टाइम के लिए इसने इसको चार्ज किया है और उसके बाद फ़ौरन जो चार्ज है उसने उसको रिलीज़ भी किया है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट करंट जब हम अप्लाई करते हैं तो ये फुली चार्ज होता है। इसका कैसे लिखेंगे, इफ़ वी चार्ज अ कैपेसिटर वी हैव टू अप्लाई डीसी। अगर हमें इसको फुली चार्ज करना है तो हमें डीसी अप्लाई करना पड़ेगा एट द एंड्स ऑफ द कैपेसिटर। सिमिलरली इफ़ वी वांट टू गेट बैक द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इट विल कम आउट थ्रू डीसी, मतलब जैसे वो डीसी उसके अंदर स्टोर हुई है डायरेक्ट, तो वो डायरेक्ट ही आएगी। इन डोमेस्टिक अप्लायंसेस वी यूज़ AC। AC means alternating current. We cannot fully charge a capacitor using alternating current. That's why we little use the capacitor for the domestic purposes. We only use the capacitor for the domestic purposes where we want to store energy for very small interval of time। एक small interval of time के लिए जहाँ पे हमें करंट के अंदर स्मूथनेस लेके आनी होती है, जैसे ये अल्टरनेटिंग आ रहा है तो अगर हमने इसकी फ्लक्चुएशंस को कम करना है तो उसके फ्लक्चुएशंस को कम करने के लिए हम फिर कैपेसिटर को यूज़ कर सकते हैं, ताकि जब यहाँ पे वैल्यू कम हो जाए, चार्ज कम हो जाए, करंट कम हो जाए, तो कैपेसिटर ने जो चार्ज स्टोर किया हुआ है वो इसको दे दे
तो फिर ये इस तरीके का बिहेवियर सामने आ सकता है। अब पंजाब टेक्स्ट बुक जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत सारे तो कुछ इसके कॉमन थे वो हमने कवर कर लिए हुए हैं। अब जो कुछ जो कॉमन नहीं थे, जो उसके एक्स्ट्रा थे, वो हम इसको देखते हैं। सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को आप फॉलो कर रहे हैं। टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीजेज। जब आप एक पॉजिटिव चार्ज, फर्ज करें पॉजिटिव चार्ज है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, और अगर मैं इसको फॉलो करूं तो मैं इस पॉइंट चार्ज से दूर जा रहा हूं। तो अगर मैं दूर जा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू डिवाइड बाई आर। तो दोनों केसेस के अंदर पोटेंशियल भी, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तेज़ी से डिक्रीज होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस रेट से डिक्रीज नहीं होगा। जैसे देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एज वी फॉलो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, then its electric field will decrease because the electric field is inversely proportional to the distance from the charge। और ये k लिख दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे, तो E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो वो भी, उसमें भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर, तो वहाँ से भी ये डिक्रीज ही करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। अगर हमें पता करना है कि एक्सपेरिमेंटली कि कौन सी वाली प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसके लिए अगर तो मैं एक पॉजिटिव चार्ज, सिंपल सी बात है कि अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट की तरफ लेके जाता हूँ, तो अगर वो प्लेट इसको रिपेल करती है, इसके ऊपर फोर्सेस डायरेक्शन पे लगाती है, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। एक बात ये, या फिर हम गोल्ड लीफ फॉयल की मदद से इसको देख सकते हैं कि अगर चार्ज को नज़दीक लेके आए इसके पास, तो अगर इसकी डाइवर्जेंस इंक्रीज़ हो जाए, तो पहले से हमने इसको गोल्ड फॉयल को जो है वो चार्ज दिया हुआ है, तो अगर इसकी डाइवर्जेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि हम पॉजिटिव चार्ज लेके आए। तो ये मैट्रिक में आपने पढ़ा था, आप वहाँ से इसका लिंक लेके आ सकते हैं। The test charge, positive test charge move away from the plate, then that plate will be positively charged। move away या फिर वो फोर्स लगती है उसके ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर कैसे बताएंगे, if the divergence between the gold leaves of the electroscope is increased due to presence of the charge plate, then that plate will be the positive charge। तो अगर वो प्लेट को उसके नज़दीक लेके आते हैं, गोल्ड फॉइल्स के नज़दीक, तो अगर उसकी डाइवर्जेंस बढ़ जाती है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। अगर पैरेलल प्लेट के दरमियान में पॉजिटिव चार्ज को रख दिया जाए तो उसके ऊपर किस किस्म की फोर्सेस अप्लाई होंगी। तो जो प्लेट्स हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, कि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो दो प्लेट्स हैं एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब देखें कि डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा है दरमियान में, तो इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी, ये दोनों इसको रिपेल करेंगे। दोनों प्लेट्स चूँकि पॉजिटिव हैं, दोनों इसको रिपेल करेंगे, तो जो नेट फोर्स होगी इसके ऊपर वो ज़ीरो होगी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ तो ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो जो नेट फोर्स होगी वो ज़ीरो नहीं होगी। तो इसका आंसर है विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस। सिमिलर होंगे तो उसके ऊपर नेट फोर्स जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। इफ़ वी प्लेस अ पॉजिटिव चार्ज बिटवीन द प्लेट
parallel plates of the similar and equal charges, then the net force on a charge will be 0. तो opposite charges के लिए देखें, we place the positive charge between the parallel plates of the positive and the equal charge, opposite and the equal charge, then net force on a charge will be towards negative plate. yeah. तो नेगेटिव प्लेट की तरफ उसको नेट फोर्स लगेगी जो कि F इज नॉट इक्वल टू 0 की. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई. सेम वही वाली रीज़न है जो हमने इससे पहले बात की थी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर दें तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट के ऊपर दो वैल्यूज़ हैं, उसके फील्ड की दो वैल्यूज़ हैं जो कि वेक्टर होते हुए इम्पॉसिबल है. Electric lines of force never cross each other. If they cross, then the electric field will have more than one direction. At a single point, the electric field as a vector has the magnitude and specific direction at a single point. A vector having two directions at a single point is physically impossible. Question number 5. Is E necessarily zero inside a charged rubber balloon if balloon is spherical? Assume the charge is distributed uniformly over the surface. चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म है तो क्या उसके अंदर जो है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, एक सफ़ेयर है उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्म है. तो अगर चार्ज यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसके अंदर एक गाशियन सरफेस लूँगा तो गाशियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं आएगा. गाशियन सरफेस ले भी सकते हैं क्योंकि उसकी सिमेट्रिक है और सफ़ेयर है तो सफेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो सफेरिकल ही हम इसकी गाशियन सरफेस ले सकते हैं और वहाँ से फिर हमें पता चलेगा कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा. तो चूँकि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा. अगर नॉन यूनिफॉर्म कह दिया जाए, यहाँ पे यूनिफॉर्म की बजाय नॉन यूनिफॉर्म कह दिया जाए तो इसका मतलब है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा इनसाइड, फिर कुछ ना कोई वैल्यू उसकी होगी. अब यहाँ पे बलून कहा था और बलून के साथ उसने यूनिफॉर्म कह दिया तो डेफिनेटली वो फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा. अगर सिर्फ बलून की बात की जाए और बलून के ऊपर चार्ज रखा जाए तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, लेकिन कंडक्टर के ऊपर जब भी चार्ज रखेंगे तो वो हमेशा यूनिफॉर्म होगा. तो यहाँ पे इसने बलून का नाम तो लिया लेकिन आगे यूनिफॉर्म कह दिया. इसका मतलब यह है कि उसकी जो पॉसिबिलिटी बनी बलून की वजह से नॉन यूनिफॉर्म होने की वो ख़त्म होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है वो 0 ही रहेगा. द नेसेसरी कंडीशन for the zero electric field inside a charged rubber balloon are the surface should be symmetric and the charge distribution should be uniform. Yes, the electric field is necessarily 0 inside a charged rubber balloon because the balloon is spherical and charge distribution is uniform. दो चीज़ें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है जो बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एंड सिमेट्रिक. स्फेरिकल का मतलब सिमेट्रिक है और यूनिफॉर्मली है, तो इसका मतलब यह है कि इसके इनसाइड जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा. क्वेश्चन नंबर 6. Is it true that the Gauss's law states that the total number of lines of force crossing any closed surface in outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within the surface? पहले देखें कि जो Gauss's law है वो होता क्या है. जो Gauss's law है वो बताता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है किसी एक क्लोज सरफेस से वो बराबर होता है Q इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो जो स्टेटमेंट है वो उसने क्या बताई है, उसने कहा था गज़ला स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस. फ्लक्स की बजाय उसने ये लाइन कह दी है द टोटल नंबर ऑफ फोर्स लाइंस क्रॉसिंग क्लोज्ड सरफेस. फ्लक्स की जगह भी ये कह दिया इन आउटवर्ड डायरेक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू मीन्स फ्लक्स. ये सारी लाइन लिखने का मतलब फ्लक्स है, तो फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट पॉजिटिव चार्ज Q. पॉजिटिव है और यहाँ पे आउटवर्ड है तो आउटवर्ड और पॉजिटिव रिलेट करते हैं. अगर यहाँ पे इनवर्ड होता
और यहाँ पे पॉजिटिव ही रहता तो फिर ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। तो आउटवर्ड है तो पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर इनवर्ड है तो इधर नेगेटिव होना चाहिए, तो फिर ये बात दुरुस्त रहेगी। तो ये बात जो है वो दुरुस्त है, ये वही गाज़ेस लॉ ही है। The Gauss's law states that the total flux passing through a closed surface is equal to 1 over epsilon naught times the total charge enclosed the Gaussian surface। तो ये Gauss's law है, जो total flux is equal to Q enclosed divided by epsilon naught। Yes, it is true. The Gauss's law states that the total number of lines of the force crossing any closed surface in outward direction is proportional to the net positive charge within the surface। तो ये देखें, net positive charge and outward direction। Question number 7. Do electrons tend to go to a region of high potential to the low potential? आम तौर पे कोई जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो की तरफ मूव करता है। कोई भी मास भी है तो वो भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो चूँकि नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देखें, ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन रख दिया, किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और ये जो पॉजिटिव है ये हाई पोटेंशियल कहलाता है, और ये जो नेगेटिव है प्लेट ये लो पोटेंशियल कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन चूँकि नेगेटिव चार्ज है तो वो लो से हाई की तरफ मूव करता है। तो यही उसने पूछा है, तो इसका आंसर बताएंगे। द प्रोटॉन आर द पॉजिटिव चार्ज टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ लो पोटेंशियल फ्रॉम द हाई पोटेंशियल। जो पॉजिटिव चार्ज हैं या दूसरे मास वगैरह हैं वो लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं हाई पोटेंशियल से। तो लेकिन चूँकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज हैं, देन दे विल टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ द हाई पोटेंशियल फ्रॉम लो पोटेंशियल। लो से हाई की तरफ मूव करते हैं ड्यू टू देयर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमारी ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं।